इस वीडियो में जानेंगे जासूसों ने श्री कृष्ण को क्या खबर दी कि पांचों पांडवों की जान बची। सिल्वर भरतराम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद कैसे की थी और सीखेंगे सबक जासूसी के। तो शुरुआत द्वापर युग के महाभारत से। महाभारत में वेदव्यास ने शांति पर्व में जासूसों को सेना का 8वां अंग माना। वह उद्योग पर्व में जासूसों को राजा की आंखें कहा गया। कृष्ण के जासूस कौरव सेना में थे और दुर्योधन के पांडव सेना में थे। वे सभी हाजिर रहते थे बाग में, मनोरंजन स्थल में, मैखाने में, राज दरबार में, घर में, दुकान में, सभा सत्संग में और आम लोगों के घरों में। वो पता लगाते थे नगरों और प्रदेशों में राजा की नीति पर जनता की राय का। दुश्मनों के जासूस, दूत और संदेश वाहक के मन की बातें पता करने का काम इन्हीं के जिम्मे था। फिर भी पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन के भेदिए पांडवों का पता न लगा पाए थे। एक दिन महाभारत की लड़ाई में जब दुर्योधन ने भीष्म को धिक्कारा तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल 5 बाणों से पांचों पांडवों को मार डालूंगा। अब कृष्ण के जासूसों ने पता लगा लिया और उन्हें सतर्क कर दिया। ये खबर पांडवों को व्यूह रचना करने में बड़ी काम, यहां काम जासूसी ही आई। चलिए अब सीखते हैं जासूसी के गुर। घर पर लोगों की जासूसी। कोने में कुछ हो रहा हो तो दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। यही है किसी घर के लोगों की जासूसी करने का एक शानदार तरीका। दीवार से 2 इंच दूर सट के छिपे रहे। अब चौकन्ने होकर अपना एक कान आवाज की ओर दें। आप कोने में झुककर भी सुन सकते हैं, लेकिन इससे पकड़े जाने पर कोई बहाना बनाना जरा मुश्किल हो जाएगा। उस व्यक्ति को आते हुए सुनना है तो बस सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके रास्ते को पार कर ले, वरना आपको सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते हुए देखकर शक हो जाएगा। जो कुछ भी बातें वो कर रहे हैं आप बगल के कमरे में होमवर्क करते हुए उसे सुन सकते हैं। तहखाने में जासूसी करना हो तो अपने कपड़े धोने के लिए उनके बगल के कमरे में जाए। वो बंदा गैराज की मरम्मत कर रहा हो तो ऐसा दिखाए जैसे आप बाहर पत्ते बीन रहे हो। आप आसपास जो काम कर रहे हैं वह जितना सहज हो उतना अच्छा। अनोखा काम ना करें जैसे अचानक वो बर्तन साफ करना जो आपने महीनों से छुए ही नहीं है, वरना इससे और भी शक पैदा हो सकता है। अगर आप हेडफोन लगाकर हर समय गुनगुनाते रहते हैं जो लोगों को आम बात लगे, तब लोगों को लगेगा कि आप सुन नहीं रहे हैं। एक ही कमरे में रहकर उनकी निजी बातें जानने का एक ये तरीका हो सकता है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो क्लासिकल या जैज संगीत को धीमी आवाज में बजने दे। मोशन डिटेक्शन वेब कैमरा एक जासूस के कंप्यूटर की जान हो सकता है। ये चालू रहने पर कमरे में हर आने वाले को खुद ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वो बंदा क्या कर रहा है आप लाइव देख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो आप इसे अपने घर के अलग अलग जगहों में भी चालू छोड़कर लोगों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बगल के कमरे से आती आवाज सुनना हो तो दीवार पर एक गिलास इस तरह से रखे कि उसका तला आपके कान की ओर हो और गिलास का मुंह दीवार पर टिका हो। आवाज थोड़ी बढ़ जाएगी। अब सुनिए उन लोगों की बात, चाहे वो राज हो या अब किस्सा भगतराम तलवार और सिल्वर का। आपको पता है भारत सरकार ने 1962 और 1965 के युद्ध के बाद 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाई थी। यह रॉ देश के भारी खुफिया मामले देखती है। आईबी और सीबीआई भारत के अंदरूनी मामले सुलझाती है। जासूस की दुनिया के इतिहास में भारत का पहला जासूस भगतराम तलवार उर्फ सिल्वर था, जिसने दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत कई दूसरे मुल्कों के लिए भी जासूसी की थी। इसके जासूसी जाल से हिटलर भी नहीं बच सका। उस दौर में कई जासूस डबल ट्रिपल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। भगतराम ने 5 देशों के लिए काम करने का दावा किया था: इटली, जर्मनी, रूस, जापान और ब्रिटेन। इन 5 देशों के लिए जासूसी करने वाले भगतराम तलवार इतने शातिर थे कि उनके जासूस होने की खबर सुभाष चंद्र बोस तक को भी नहीं थी। उनके असली रूप को पहचान पाना नामुमकिन था। उनके 6 नाम थे, इनमें से एक नाम सिल्वर भी था। उन्हें अपने भारत से बेइंतहा प्यार था।
भगतराम तलवार असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से निकालकर देश से बाहर भिजवाने में इनका खास रोल था। ये दोनों क्रांतिकारी तब कोलकाता से काबुल तक एक साथ गए थे। बाद में नेताजी जर्मनी चले गए। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र और धुरी देशों ने एक दूसरे की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए कई जासूस तैयार किए थे। ब्रिटेन ने जो शातिर जासूस बनाया था उसी का खुफिया नाम था सिल्वर। तब ब्रिटिश राज वाले कॉमनवेल्थ देशों और नाजी और उनके सहयोगियों के बीच जंग चल रही थी। रूस और अमेरिका इस जंग में नहीं थे। इस दौरान ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर पीटर फ्लेमिंग ने ही भगतराम तलवार उर्फ सिल्वर को काम से लगाया था। इस दौर के जासूसी कारनामों वाले मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड 007 को रचने वाले इयान फ्लेमिंग इन्हीं पीटर फ्लेमिंग। पूरा किस्सा यूं है कि 22 फरवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भगतराम को सौंपी गई थी। एक दिन काबुल में स्थित इटली की एम्बेसी में एक क्लीन शेव शख्स पहुंचता है और गेट पर खड़े गार्ड को बताता है कि वो खानसामा शेफ है, जिसे खास राजदूत का काम करने के लिए बुलाया गया है। अफगान ड्रेस में ये एकदम पठान लग रहे थे, तो गार्डों को भी शक नहीं हुआ और अंदर जाने दिया। जब ये राजदूत से मिले तो उसने पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? इन्होंने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद जर्मन कंपनी सीमेंस के हेड हेर थॉमस ने। राजदूत ने पूछा, किस लिए? भगतराम ने कहा, पता नहीं, मुझे बस आपको देखने के लिए भेजा गया है। ये जवाब सुनते ही इटली के राजदूत समझ गए कि ये कोई खास व्यक्ति है। राजदूत ने वहां बैठे लोगों को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद राजदूत ने कहा, मेरा नाम पीटर क्योरिनी है, मैं इटली का राजदूत हूं। तब इस शख्स ने कहा, मेरा नाम रहमत खान है और मैं न तो कोई रसोईया हूं न अफगान, बल्कि मैं भारतीय हूं और सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए मैं इसमें इटली की मदद चाहता हूं। ये रहमत खान कोई और नहीं, सिल्वर ही थे। सुभाष चंद्र बोस रहमत खान और पीटर क्योरिनी की मदद से भारत से निकलकर काबुल गए थे। एक महीने काबुल की खाक छानने के बाद इटली के राजदूत की मदद से रहमत खान और सुभाष चंद्र बोस दोनों अफगानिस्तान से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। पीटर क्योरिनी से मीटिंग के बाद भगतराम तलवार सिल्वर के नाम से मशहूर हो गए और उस दौर के सबसे महंगे जासूसों में गिने जाने लगे। 1941 से 1945 के बीच सिल्वर पैदल ही 12 बार काबुल गए थे। सन 1945 तक वो इटली, जर्मनी, रूस, जापान और ब्रिटेन के लिए जासूसी कर चुके थे। वो कट्टर भारतीय थे और देश की कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार थे। कुछ महीने इटली के लिए काम करने के बाद भगतराम को जर्मनी भेजा गया। नाजियों ने उन्हें जासूसी की ट्रेनिंग देकर फिर से काबुल भेज दिया। जर्मनी ने उन्हें काबुल में एक किराए का फ्लैट लेकर दिया और साथ में करीब $2.5 मिलियन भी दिए थे। इसका इस्तेमाल भगतराम ने पैसे की तंगी से जूझ रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मदद, लेकिन दिल से कम्युनिस्ट सिल्वर नाजियों और इटली की मदद करना कतई नहीं चाहते थे। तो उन्होंने हिटलर और इटली को झूठी जानकारियां देनी शुरू कर दी। तब ऐसी जानकारी की जांच करने का कोई तरीका भी नहीं था। इस बीच सिल्वर एक बार फिर अपने पुराने बॉस पीटर फ्लेमिंग से मिले और एक अफगान की मौत की झूठी कहानी सुनाई। फ्लेमिंग ने इस पर भी यकीन कर लिया। इस दौरान सिल्वर ने अपने जर्मन रहनुमाओं को काबुल में रहने वाले जापानी अताशे इनोयू से मिलवाने को राजी कर लिया। इटली के राजदूत पीटर क्योरिनी की तरह जापानी अताशे इनोयू ने भी भगतराम के झूठ को सच मान लिया। तब जापान भारत पर हमला करने की सोच रहा था। फ्लेमिंग ने भगतराम को डबल एजेंट बनने के लिए राजी कर लिया। इस तरकीब से भगतराम और पीटर फ्लेमिंग की साजिश से हिटलर बेवकूफ बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद सिल्वर गायब हो गया। 1947 में भारत भी आजाद हो गया। देश के बंटवारे के समय सिल्वर को आशंका थी कि वो हिंदू बनकर पाकिस्तान में नहीं रह सकते, इसलिए जासूसी से मिले करोड़ों रुपए लेकर भारत आ गए। 75 साल की उम्र में सन 1983 में
भगत राम तलवार उर्फ सिल्वर का निधन हो गया। सितारों से आगे जहां और भी है, कदमों के बाकी निशान और भी है, पर्दे के पीछे कई और पर्दे, अय्यारी के इम्तिहान और भी है। उम्मीद है अब आप पक्के जासूस बन गए होंगे। अभी नहीं, चलिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए। स्पाईवेयर पर बात करेंगे और सीखेंगे आवाम में सरेआम जासूसी करने के गुर। अजी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। लेकिन किसी की गोपनीयता में दखल देना अपराध है, इसका ध्यान भी रखना होगा। फिर ना कहना बताया नहीं था। तो उठाओ फेल्ट हैट और मैग्नीफाइंग ग्लास और शुरू हो जाओ गुनाहगारों के राज फाश करने के लिए। ओवर एंड ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।